अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज इन तस्वीरों पर हमारे देश की मेजॉरिटी का खून खौल रहा है और इन्हीं तस्वीरों पर आज इंडियन एम्बेसी और इंडियन एम्बेसडर भी एक्टिव हो चुके हैं और वो कनाडा से ये मांग कर रहे हैं कि जिन खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा के ब्रम्पटन के एक मंदिर में हिंदुओं पर हमला किया, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। अच्छी बात है कि वायलेंस, हिंसा कभी भी ना हो, उसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि हमारे देश की मेजॉरिटी का खून सिर्फ हिंदुओं पर होने वाले अटैक से ही क्यों खौलता है, जबकि जिस वक्त कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में मंदिर पर हमला हुआ, ठीक उसी वक्त हमारे देश में भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए थी, जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। धार्मिक जुलूस निकालने वाले कुछ हिंदू मस्जिद के गेट पर चढ़ते हैं, वहां भगवा झंडा लहराते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं और निकल लेते हैं। ना तो इस खबर को मीडिया में दिखाया जाता है, ना ही ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेती है। और सिर्फ यही नहीं, एक और हिंदूवादी लोगों की भीड़ इमरान नाम के एक लड़के को ज़बरदस्ती गोबर खिलाती है और उससे थूक साफ कराती है। ये खबर भी कहीं नहीं दिखती और ना ही इस खबर पर मध्य प्रदेश की पुलिस कोई एक्शन लेती है। लेकिन कनाडा में हुए हमले का रोना आज हर टीवी चैनल पर रोया जा रहा है और हर हिंदू आज कनाडा की सरकार पर यह दबाव बना रहा है कि वो हिंदुओं पर अटैक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन ना तो बिहार के भागलपुर में हुए कांड पर कुछ कहा जा रहा है और ना ही मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम लड़के को गोबर खिलाने पर कुछ कहा जा रहा है। और जबकि इस शख्स को गोबर खिलाया गया, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि थूक उस रंगोली पर गिर गया था जिसे एक हिंदू ने अपने घर के आगे बनाई थी। लेकिन हैरानी देखिए, सिर्फ एक रंगोली पर थूक गिर जाने भर से यहाँ के लोगों ने उसे गोबर खिला दिया और जहाँ उसका थूक गिरा था उसे भी उसी की ज़बान से चाटकर साफ करवाया। लेकिन इस खबर पर हर तरफ सन्नाटा है और आज हर कोई कनाडा में हुए मंदिर पर हमले की बात कर रहा है। और तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भागलपुर की मस्जिद पर हुए हमले पर गर्व से ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है। वैसे कसूर बेचारे इन लोगों का भी नहीं है, कसूर उस पार्टी का है जिसने इन लोगों में ये नफरत पैदा की है और आजकल ये नफरत झारखंड में फैलाई जा रही है। पिछले कई दिनों से झारखंड में हिंदुओं को ये बताया जा रहा है कि अगर तुमने बीजेपी के अलावा किसी और को वोट दिया तो फिर ये मुल्ले तुम्हें लूट लेंगे। और इस देश का लाचार मुसलमान और उसके नेता बीजेपी के ऐसे नेताओं की इस भाषा की शिकायत चुनाव आयोग से करके फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। और जानते हैं, जिस वक्त मस्जिद पर हमला किया जा रहा था, जिस वक्त एक मुसलमानों को गोबर खिलाया जा रहा था, उस वक्त हमारे रहबर, हमारे उलेमा क्या कर रहे थे? वो दिल्ली की एक जगह पर इकट्ठा होकर संविधान बचाने की मांग कर रहे थे। जिस भीड़ को आप देख रहे हैं, ये भीड़ मौलाना अरशद मदनी साहब ने बुलाई है और इस भीड़ के साथ वो संविधान को बचाने निकले हैं। कभी मदनी साहब वक्फ बोर्ड के खिलाफ आने वाले बिल को लेकर निकलते हैं और कभी वो संविधान को बचाने निकलते हैं। लेकिन कभी भी मदनी जैसे उलेमा मस्जिदों पर होने वाले हमलों के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। कभी ये मौलाना मुसलमानों को मारने वाले हिंदुओं के खिलाफ बाहर नहीं निकलेंगे। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं, आज हमारे देश की मेजॉरिटी का दिल इस लड़की के लिए भी धड़क रहा है और वो ये कह रही है कि ईरान इस लड़की के साथ जुल्म कर रहा है और इसे ज़बरदस्ती हिजाब पहना रहा है। और जब इसने हिजाब के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट किया तो फिर इस लड़की को गायब करवा दिया। आज हमारे देश की हर वेबसाइट और हर अखबार पे ईरान की खबर फ्रंट पेज पर छापी है और ये लिखा है कि ईरान की इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक लड़की को हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का खामियाजा उठाना पड़ा। और जब ये लड़की इस तरह के अधूरे कपड़े पहनकर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तब कुछ पुलिस वाले आते हैं और इस लड़की को कार में बैठाकर ले जाते हैं और तभी से इस लड़की का कोई अता पता नहीं है। मैंने जब इस लड़की के बारे में रिसर्च की और ईरान के बहुत सारे अखबारों को पढ़ा तो पता लगा कि ये लड़की दिमागी तौर पर बीमार है, इसे साइकोलॉजिकल इलनेस है
और इसी के चलते इसे ईरान की पुलिस ने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कहा जा रहा है कि इस लड़की को पुलिस ने गायब करवा दिया है और इसे हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की सज़ा दी गई है। और अब बात करते हैं उस लड़की की जो हमारे देश की मेजॉरिटी के बीच टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, यानी जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। और उस लड़की का नाम है फातिमा खान। फातिमा खान वही लड़की है जिसने योगी आदित्यनाथ को फ़ोन पर धमकी दी थी और ये कहा था कि अगर उन्होंने 10 दिन में इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर योगी का भी वही हाल होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ था। फिलहाल ये लड़की मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। फ़ोन पर धमकी देने के चंद घंटों बाद ही मुंबई पुलिस ने इस लड़की का पता लगा लिया और अब मुंबई पुलिस इसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़की मानसिक तौर पर बीमार है और इसी बीमारी के चलते उसने योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा मैसेज कर दिया। लेकिन हमारे देश की मेजॉरिटी ने अब इस लड़की को आतंकवादी बता दिया है और उसे जिहादिन बताया जा रहा है। आज मैं आपको अपने देश की मानसिकता बताना चाहती हूँ। आज मैंने आपके लिए सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट निकाली हैं जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश की मेजॉरिटी में अब खून की जगह नफरत दौड़ रही है। ये दीपक शर्मा है। जब कुछ लोग मस्जिद के गेट पर चढ़कर भगवा झंडा लहराते हैं तो ये उसे शाबाशी देते हैं और ये मुसलमानों की ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। लेकिन जब फातिमा खान, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो गलती से पुलिस को फ़ोन कर देती है और योगी को इस्तीफ़ा देने की बात करती है, तो यही लोग उसे आतंकवादी और जिहादिन बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर चुके हैं। लॉरेंस गैंग के गुर्गे सिद्धू मूसेवाले को मार चुके हैं और लॉरेंस गैंग के गुर्गे सलमान खान को लगातार धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अभी तक भी इन गुर्गों को किसी ने भी आतंकवादी नहीं बताया है और ना ही कोई इन्हें जिहादी कह रहा है। लेकिन एक मुस्लिम लड़की जो मानसिक तौर पर बीमार है, उसने फ़ोन किया और उसे हमारे देश की मेजॉरिटी आतंकी और जिहादिन बता रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताती हूँ कि जो लोग बिहार की मस्जिदों में भगवा झंडा लहरा रहे हैं और जिन बिहार के लोगों को सोशल मीडिया पर भगवा झंडा लहराने के लिए शाबाशी दी जा रही है, असल में वो बिहार कैसे पहुंच रहे हैं। आज मैंने आपके लिए अलग अलग शहरों से बिहार जाने वाली ट्रेनों की कुछ तस्वीरें निकाली हैं, जिन्हें देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि अगर मस्जिदों के झंडों पर भगवा झंडा लहराने की बजाय ये लोग सरकार से सवाल करें तो आज बिहार के लोगों के सामने ऐसे हालात पैदा नहीं होते। उन्हें यूँ 13 घंटे तक शौचालय को रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस वीडियो के आखिर में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जो ये बताती है कि इजराइल के हालात वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे वो दुनिया को दिखा रहा है, या फिर जो इजराइल के हालात हमारे देश की मीडिया दिखा रही है। दरअसल लाखों कोशिशों के बावजूद भी इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह पर कंट्रोल नहीं कर पाई है और हिजबुल्लाह ने इजराइल के 50,000 सैनिकों को अपनी सरजमीन में खदेड़ दिया है। खुद इजराइल के अखबार ये बता रहे हैं कि IDF इज स्ट्रगलिंग विद मैपिंग हिजबुल्लाह एंड दे फेल्ड टू कैप्चर एनी लेबनीज टाउन। यानी सरल शब्दों में आपको बताऊं तो इजराइल की 50,000 सेना लेबनान के बॉर्डर पर खड़ी है और करीब 1.5 महीने बाद भी वो लेबनान के किसी भी छोटे से हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाई है। यानी जिस इजराइल ने फ़िलिस्तीन के गाजा को बर्बाद कर दिया, वो इजराइल ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह के आगे बेबस है और वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। खबर ये भी है कि कल ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं।